आर द सेम एज दैट ऑफ, यानी यहाँ पे जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो उसका सेम फॉर्मूला और किस में आएगा, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, फोर्स में या फिर एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले हमें प्रेशर जो है उसका पता होना चाहिए कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा। तो सबसे पहले जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, F अपॉन में A। अब जो फोर्स होता है, फोर्स का हमें यहाँ पर देखिए, फोर्स जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है MLT-2। उसका क्या होता है, MLT-2। और यहाँ पे अगर एरिया है तो एरिया यहाँ पे देखिए, फोर्स का तो हो गया MLT-2 और यहाँ पर एरिया जो होगा, एरिया का क्या हो जाएगा, अपॉन में L²। जब इसको निकाल के आएंगे तो हमारे सामने जो प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकलना चाहिए वो होना चाहिए ML-1 और फिर T-2, यानी यहाँ पर ये जो ML-1 T-2 और किसका आ सकता है, फोर्स का तो नहीं आ सकता है क्योंकि फोर्स का क्या होता है MLT-2, बट हमें ML-1 T-2 वाला चाहिए, तो फोर्स का तो यहाँ से ऐसे ही हट गया। एनर्जी का देख लेते हैं, एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का होता है ML2T-2। अब ये ML2T-2 ये भी नहीं हो रहा है, तो यह मतलब एनर्जी का भी नहीं होगा। अब फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है देखिए, फोर्स का तो ये आ चुका है हमारे पास में MLT-2, और जबकि हम वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम होता है L⁻3, और जब इसको लेकर जाएंगे तो ये हमारे सामने निकल कर आएगा ML-2 और फिर क्या निकल कर आएगा T-2। बट अब भी हमें जो प्रेशर वाला डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अब भी नहीं मिला। तो अब हम देखते हैं एनर्जी, एनर्जी क्या होती है ML2T-2 अपॉन में वॉल्यूम जब करेंगे तो वो आ जाएगा L3, और L3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमें वापस मिलेगा क्या, ML-1 T-2। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इक्वल होता है किसके, प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी जो मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आती है उस टाइप से। 1998 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया गिवन द नंबर्स, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर और 0.0161 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें सिग्निफिकेंट पूछा गया कि यहाँ पे इन तीनों नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी कितनी है, 334 है, 344 है, 345 है, 333 है। तो सबसे पहले देखिए, अगर लेफ्ट साइड की जितने भी जीरो होते हैं उनको कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट ही नहीं किया जाता है, नॉन जीरो जो डिजिट्स होते हैं उनको सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा। और अगर इनके राइट साइड हो, जैसे 1610 हो, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो नंबर होंगे वो 4 होंगे। बट अगर 0161 है तो जो राइट साइड में जो होते हैं केवल वही काउंट किए जाते हैं, ये लेफ्ट साइड वाले जो जीरो होते हैं वो कोई भी काउंट नहीं किए जाते हैं सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ पर 161 है तो हमारे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 0.161 है तो यहाँ पे भी 3 हो गए, और 616 यहाँ पे क्योंकि ये राइट साइड की तरफ जो है वही काउंट किए जाएंगे, लेफ्ट वाले काउंट नहीं किए जाएंगे, तो यहाँ पे भी 3 हो गए। तो टोटल हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया नीट 2014 के अंदर, क्वेश्चन है इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH4 होता है। क्लियर है? कितना होता है, CH4 होता है। हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडियल कंडीशन, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2O2 और मीथेन वुड बी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मीथेन यूज किया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपना केमिकल फॉर्मूला जो है वो नहीं बताया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमसे पूछा क्या गया, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए इक्वल मासेस दिए गए हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मासेस जो हैं वो बिल्कुल इक्वल है, तो मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ये हमारे सामने क्या निकल कर आते हैं, मोल। अब मास हमारे सामने बिल्कुल इक्वल दिए हुए हैं तो हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल क्या हो जाएगा, अपॉन में मोलिकुलर मास। जब मास सबके सेम है तो हम सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। फिर क्या पूछा, इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट द टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। अब हमसे वॉल्यूम पूछा गया, अब वॉल्यूम भी क्या होगा, मोल का आपका फॉर्मूला होना चाहिए। एक आपको पहले से फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, ये मोल का फॉर्मूला यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज हो गया, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है या तो मास अपॉन में मोलिकुलर मास, जो गिवन मास होता है अपॉन में मोलिकुलर मास। एक तो ये होता है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा क्या होता है,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एटम वगैरह हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। एंड थर्ड क्या होता है, वॉल्यूम, जो गिवन वॉल्यूम है अपॉन में 22.4 लीटर। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर मोल नहीं निकाला है, हम इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं तो भी मोल आ गया। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल हमसे पूछा है तो, और मास दिया हुआ है, तो मास अपॉन में मोलिकुलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर करके हमें नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। या फिर हमें गिवन मास दिया, मोलिकुलर मास, और ये वॉल्यूम निकालनी है, तो इसको 22.4 लीटर तो सब में सेम रहेगा। फिर यहाँ पे वॉल्यूम से मोल निकाल के भी इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमसे क्या दिया गया, देखिए हमसे मोल जो है वो मास सब में इक्वल दे दिया गया है। अब इनके मोलिकुलर मास हमें पता होनी चाहिए, वो हमें दिए नहीं है। और वॉल्यूम हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम पूछा तो सिंपल है, हम मोल निकाल लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं। तो देखिए मास तो बिल्कुल सेम रहेगा, अपॉन में मोलिकुलर मास कितना होगा, इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो तो सेम रहेगा, मैं इसलिए 1 लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका मोलिकुलर मास है वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, O2 है इसलिए। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। तो C कार्बन का मतलब कितना हो गया, 12, और ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो मोलिकुलर मास कितना मिलेगा हमें, 16 मिलेगा। तो इसका मोलिकुलर मास सेम दिया है, और यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, जो इसका रेशियो आएगा वही सेम वॉल्यूम का रेशियो आएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू सेम वॉल्यूम ऑफ, निकल आइए। तो यहाँ पे हम 32 लगाएंगे, यहाँ पर कितना होगा, 16 रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमसे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 16, 1, 2 ये जो रेशियो आएगा वो हाइड्रोजन का 16, ऑक्सीजन का 1, और मीथेन का जो है वो 2 रेशियो आना चाहिए। तो यही हमसे पूछा है। तो 16, 1 और 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है, What volume of oxygen gas O2 measured at 0 degree Celsius and what atmosphere is needed to burn completely 1 liter of propane gas? प्रोपेन का फॉर्मूला दे दिया गया है, यानी C3H8 measured under the same condition। यहाँ पे एक ध्यान से देखना है कि हमें ये पूछा गया कि हम जब प्रोपेन गैस को ऑक्सीजन की मदद से बर्न कर रहे हैं और वो कैसी हो रही है, कंप्लीटली बर्न हो रही है, और ये जो प्रोपेन गैस है वो केवल 1 लीटर है। तो हमें बताना है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी। वट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो हमें ऑक्सीजन निकालनी है। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है, C3H8 है, हम ऑक्सीजन को बर्न कर रहे हैं O2। अब जब भी हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो 2 चीजें मिलेगी, कार्बन प्लस H2O। अब हम पहले इसको जो है वो इक्वल कर लेते हैं, जो इक्वेशन है उसको क्या कर लेते हैं, बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस में क्या होगा, हमारे पास कार्बन 3 है, तो यहाँ पे हम 3 कार्बन कर लेते हैं। हाइड्रोजन 8 है, तो हमारे पास हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं। क्लियर है। अब हम ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितनी होगी, 3 × 2 6 और ये 4, टोटल 10, तो 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5। अगर ये 1 लीटर लग रहा है, जो प्रोपेन है वो 1 लीटर लग रहा है कंप्लीट कंब्यूशन करने के लिए, तो ऑक्सीजन कितनी लगने लग गई, 5 लीटर लगने लग गई। ये 1 लग रहा है, तो जब हमने इसको बैलेंस किया तो ये कितनी लग रही है, 5 लग रही है। तो ऑप्शन में पूछा गया 5 लीटर, 10 लीटर, 7 लीटर, 6 लीटर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 5 लीटर। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलेटाइल गैस, यानी ये कोई वोलेटाइल गैस है जिसका हमें वेट दिया है, मास दिया है। अपॉन वेपोराइजेशन गिव 45 मिलीलीटर वेपर एट NTP। और इन्होंने कहा जब इसको वेपराइजेशन कर देते हैं तो इससे जो वॉल्यूम निकल कर आती है वो आती है 45 मिलीलीटर। अब हमसे पूछा क्या गया, व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हमसे पूछा गया है वेपर डेंसिटी। क्लियर है। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो दिया गया है वो है 0.089 ग्राम पर लीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे दी है, डेंसिटी दे दी है। वॉल्यूम ये वाली हो गई और हमें डेंसिटी दे दी है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। देखिए यही जो ग्राम था ना, ध्यान से एक चीज, अब आप ये मत सोचना कि ये ग्राम वेट है, ध्यान से देखिए यही जो ग्राम है उसको वेपराइजेशन करके वॉल्यूम निकल चुकी है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम और फिर उसका मास निकालेंगे। और डेंसिटी हमें दे दी है, तो मास को निकालने के लिए हमें क्या किया, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ये किस में है, मिलीलीटर में, हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो लीटर कितना होगा, 0.045 जो है वो लीटर हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसका मास निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे इसका, जब हम मास निकालेंगे तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना निकल कर आएगा, 4.00 इंटू 10 की पावर 3 -3 जो है वो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, मास निकल कर आएगा, किसका, हाइड्रोजन का।
क्लियर है। बट हमसे पूछा गया है वेपर डेंसिटी, अब भी हमसे क्या पूछा गया है, वेपर डेंसिटी पूछा गया। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। अब देखिए ऑफ ए वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन की 45 लीटर ऑफ एनटीपी व्हाट विल द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हमें सब्सटेंस नहीं दिया गया, हमें केवल हाइड्रोजन दिया गया। अपोन में क्या होगा, अपोन में होगा मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ये थी, हमने सेम ही वॉल्यूम ले ली थी, हाइड्रोजन का मास निकाल लिया था क्योंकि इसीलिए तो हाइड्रोजन की डेंसिटी थी। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करके हमारे पास मास ऑफ द हाइड्रोजन आ गया। अब वेपर डेंसिटी हमें निकालनी है और मास ऑफ द सर्टेन जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.24 ग्राम दिया हुआ है। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी का कर देंगे 0.24 डिवाइड बाय, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या निकल कर आया था, 4.005 इंटू 10 की पावर -3, और जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 59.93 हमारे पास ये निकल कर आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, ये 1996 में पूछा गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा गया, देखिए द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड SO2 आर 32 एंड 64। यहाँ पे हमें जो वो मोलिकुलर वेट दे दिए गए हैं ऑक्सीजन का और SO2 का। एट 15 डिग्री एट 150 mm ऑफ Hg प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर हमें दे दिया है। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, अब ध्यान से समझना, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो n मोलिक्यूल देती है। क्या देती है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1 मोलिक्यूल देती है। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन टी लीटर ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये पूछा कि अगर 2 लीटर हम SO2 ले लेते हैं तो वहां पे सेम कंडीशन रखते हैं, यही टेम्परेचर और यही प्रेशर, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने निकल कर आएंगे। तो सिंपल देखिए, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो कहता है कि अगर एक गैस है, कोई 1 गैस है, उसमें n मोलिक्यूल है, तो उसी सेम गैस के अंदर सेम कंडीशन के अंदर उतने ही मोलिक्यूल्स होंगे अगर वो सेम वॉल्यूम में है। या फिर हम एवोगैड्रो जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी इसको सोल्व कर सकते हैं। एवोगैड्रो जो इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो एवोगैड्रो लॉ है उसमें क्या होगा, V1 अपॉन में N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में N2। अब देखिए V1 जो है वो वॉल्यूम, क्लियर है, वो कितनी दी है, 1 लीटर, और n कितनी दी है, जो n1 है वो कितने दी है, n मोलिक्यूल। अब v2 कितनी दे दी हमारे पास, यहाँ पे 2 लीटर दे दी है SO2, ये सेम कंडीशन कैसे रहेगा। और फिर हमें n2 पूछा है तो हम सिंपल कैसे कर लेते हैं, अब v1 की जगह हम क्या ले लेते हैं, 1 लीटर, और n1 कितना है हमारा, n है, क्लियर है। अब v2 हमारे पास में जो है वो हमें कितनी दी है, 2 लीटर दी है, और हमें n2 पूछा है, तो n2 को इधर ले जाते हैं तो n2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही रहेगा, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये 2n हो गया, यानी हमारे पास जो n2 होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। या फिर सिंपल आप एवोगैड्रो इक्वेशन के अंदर सेम जब कंडीशन रहती है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं। अगर यहाँ पे 1 लीटर में n मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 2 लीटर में 2n हो जाती है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए उनको देख लेते हैं। हमारे सामने ऑप्शन दिए गए n/2, n, 2n और 4n, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2n। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है, What is the weight of oxygen required for the complete combustion of 2.8 ग्राम of ethylene? यानी यहाँ पे हमें बताना है कि वेट, अभी तक तो हमने देखिए जो बैलेंस इक्वेशन करके जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहां पे हमने बता दिया था कि लीटर कितना लगेगा, बट इस बार हमसे वेट पूछा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि देखिए 2.8 ग्राम ऑफ इथाइलिन को कंप्लीट कम्ब्यूशन करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। वहां पे लीटर में था, यहाँ पे किलोग्राम में, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए इथाइलिन का आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। अब इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। उसके साथ में हम ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, वापस हम वही देगा हमें CO2 प्लस H2O। अब कार्बन हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन आएंगे। हाइड्रोजन देख लेते हैं 4 आने चाहिए, तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं कितनी होता है, 2 × 2 4, 4 × 2 6, तो टोटल 6 होने चाहिए, तो इसको यहाँ पे 3 कर लेते हैं। क्लियर है। अब ये हमारे पास में क्या है, देखिए ये हमें 2.8 ग्राम दी है। अब सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये गलती मत कर देना। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं। तो इसका मोलिकुलर मास कितना निकल कर आएगा, वो भी 28 ग्राम निकल कर आएगा। देखो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो यहाँ पे देख लो कार्बन का कितना होगा, 12 × 2 24, और ये कितना हो गया 4, तो 24 + 4 8, ये 28 ग्राम आ गया। अब ऑक्सीजन का आप खुद निकाल लीजिए, 32 इंटू यहाँ पे 3 करोगे तो ये कितना निकल कर आएगा, 96 ग्राम निकल कर आएगा। ये कितना आएगा, 96 ग्राम निकल कर आएगा।
तो यहाँ पे मोलिकुलर मोट निकाल लिया है हमने। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप फॉर्मूला लगा के पूरा वो इक्वेशन कर लीजिए या सिंपल से क्या कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 2.8 ग्राम को इन्होंने 2.8 किलोग्राम लिख दिया, जो 28 ग्राम इसका मोलिकुलर मास था उसके लिए यहाँ पे ये 96 ग्राम लग रही है। या तो हम मोल निकाल सकते हैं, मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही गिवन मास अपॉन में n निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे गिवन मास निकालना पड़ेगा, और उसी टाइप से सेम यहाँ पे गिवन मास ये दिया होगा हमें वो निकालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 96 करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, बट उसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या, देखिए यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी C2H4 में, यहाँ पे 28 ग्राम में यहाँ पे इन्होंने बोल दिया 2.8 होगा किलोग्राम। तो ये जब हमारी 96 लग रही है तो यहाँ पे भी कितने लगेगी, 9.6 किलोग्राम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 9.6 किलोग्राम यहाँ पर ये जो लगेगा, तो आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया एन एलिमेंट एक्स है हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। इसके पास ये कंपोजिशन है, यानी एक्स का 290% है, एक्स का 199 जो है 8% है, 202 जो वो 2% है। द वेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एक्स इज द क्लोजेस्ट टू। हमें यहाँ पर जो एवरेज वेट, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल है। देखिए, जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ में, एबोडेंस के साथ में, और इन सबको ऐड कर लीजिए। मतलब इन तीनों को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, प्लस इसको इसके मल्टीप्लाई करिए, प्लस इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपॉन में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हमारे पास में एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है, जो हमारी कैलकुलेशन है, उसमें जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई तो यहाँ पे देखिए 201, 202, 1992, मतलब पॉइंट केवल एक यूनिट का ही डिफरेंस है। अगर एक भी यूनिट आगे पीछे हो गई कैलकुलेशन के अंदर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी मैंने बताया 200, एविडेंस कितना है यहाँ पे 90, फिर प्लस कर लीजिए 199 इंटू 8, प्लस कर लीजिए 202 इंटू 4। ये सब आप करोगे, अपॉन में कितना करना है, 100 करना है। क्यों? क्योंकि देखिए 98 200, अपॉन में टोटल 100 हो गया। तो ये हमारे पास, इसको जब इक्वेशन को सब कैलकुलेशन करेंगे वो कर लेना, ये आएगा 19,996, अपॉन में 100 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 199.96। अब भी देखिए यहाँ पर प्योर हमारे पास अभी नहीं है, ना 200 है ना 199 है, बट 199.96, तो अप्रोक्सीमेटली किसके पास जाएगा, 200 के पास में जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब आपको चीज को क्लियर हो चुका होगा। इसी सेम टाइप का एक और क्वेश्चन था 1999 में। यहाँ पे देखिए बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। बोरोन में यहाँ पे B10 दिया है 19% एंड B11 दिया है 81%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, वापस वही करना है, 10 इंटू 19 करना है, प्लस में 11 इंटू 81 करना है, और अपॉन में क्या कर देना, हमें 100 कर देना। जब ये सब पूरी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 1081 आएगा। अपॉन में 100 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.81, यानी अप्रोक्सीमेटली 10.8। तो आंसर आ गया हमारे पास में ऑप्शन ए। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें क्या होगा, देखिए सिंपल आप ऐसा कर लीजिए, जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले को लगाते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, नंबर ऑफ एटम अगर निकालने हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वेट यानी जो मास दिया हुआ है अपॉन में मोलर मास, ये एटॉमिक मास हमें सबका दे ही रखा है, अपॉन में मोलर मास कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, Na मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी, मतलब कितने एटम हैं। तो यहाँ पर ये हमें नंबर ऑफ एटम्स निकल कर आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं Ag की। तो Ag में यहाँ पे 1 ग्राम दिया है सब में, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मोलिकुलर मास है वो कितना हो जाएगा, 108। तो 1 अपॉन में 108 Na। नंबर ऑफ एटम कितने, यहाँ पे केवल 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, Na अपॉन में 108। ये किसके लिए आ गया, पहले के लिए आ गया। इसी टाइप से Mg भी सेम 1 ग्राम है, एटम भी सेम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आएगा, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और वापस में क्या आ जाएगा, Na। नंबर ऑफ एटम 1 है तो 1 का 1 रहेगा, यानी ये निकल कर आएगा हमारे पास में क्या, Na अपॉन में 24। अब यहाँ पर देखिए 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में यहाँ पे मोलिकुलर मास निकालना है, मोलिकुलर मास यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना आएगा, 32 आएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में हम Na निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा Na अपॉन में 16।
क्लियर है, ये आ गया Na/16। और अब फोर्थ देख लेते हैं 1 लीटर ऑफ लिथियम। तो 1 लीटर ऑफ लिथियम 1 ग्राम ऑफ लिथियम है, तो 1 अपॉन में लिथियम यहाँ पे केवल सिंगल एटम है, यहाँ पे 7 है, अपॉन में वही वापिस आ जाएगा। तो देखिए एक आ रहा है हमारे पास में कितना Na/108, उसके बाद में एक आ रहा है हमारे पास में Na/24, एक आ रहा है हमारे पास में Na/16 और एक आ रहा है हमारे पास में Na/7। अब जिसकी डिनोमिनेटर में सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू रहेगी, इसका मतलब उसकी जो टोटल वैल्यू Na की रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे कम ये है, तो यहाँ पर इसके जो टोटल वॉल्यूम आएगी सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो इसी में आएंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो सिंपल क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा मोल हमें देखने को मिलेंगे उसमें ही सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इनडायरेक्टली हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मोल निकालेंगे। तो ऑप्शन ए में बोला गया 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर दिया गया है, यहाँ पे हमें मास नहीं दिया गया। तो मास हमने बात क्या की थी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर लेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे हमें दिया है 18 मिलीलीटर और यहाँ पे डेंसिटी 1, तो यहाँ पर जो हमारे पास वेट आएगा वो मास आएगा वो 18 ग्राम आ जाएगा। अब मोल कैसे निकालेंगे, 18 ग्राम हमारे पास मास है और मोलिकुलर मास भी 18 है, तो यहाँ पे जो हमारे पास मोल निकल कर आएगा वो यहाँ पर 1 मोल निकल कर आएगा। कितना आएगा, 1 मोल निकल कर आएगा। सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पे 18.18 ग्राम दिया हुआ है, तो 0.18 अपॉन में 8 इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारे पास में Na/100 जो है वो हमारे पास में निकल कर आएंगे। यानी ये भी बोल सकते हो कि 10 की पावर -2 Na जो है वो हमारे पास मोल निकल कर आएंगे। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखिए 0.00, अगर यहाँ पे मोल निकालना है तो वॉल्यूम एट एस टी भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा 0.00224 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 से, तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा 10 की पावर -4 Na। यहाँ पे कितने निकल कर आएगा, 10 की पावर -4 निकल कर आएगा। और लास्ट में तो हमें मोल दिया हुआ है 10 की पावर -3। देखिए एक में 10 की पावर -3 है, एक में 10 की पावर -4 है, एक में 10 की पावर -2 है और एक में हमारे पास तो जो है वो 1 Na है। तो सबसे ज्यादा जो Na की वैल्यू निकल के आ रही है वो फर्स्ट में निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स भी होंगे वो सबसे ज्यादा यहीं पे होंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोला गया, देखिए सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, यानी X और Y मिलकर 2 कंपाउंड बनाते हैं, एक XY2 और एक X3Y2। When 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, यानी यहाँ पर जब हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर जब X और Y2 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका वेट दिया है 10 ग्राम और यहाँ पे 0.1 जो है वो मोल निकल कर आता है। इसी तरह जो X3Y2 है वहां पे जो मोल निकल कर आता है वो 0.05 है। जब हम वेट लेते हैं केवल 9 ग्राम, तो हमसे एटॉमिक वेट पूछा है X एंड Y का। सिंपल सा देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। अब मोल निकालने के लिए आप कहोगे कि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो मोल दिया हुआ है, मोल भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और उस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, एक साथ रख के और फिर हम उनका एटॉमिक मास निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले में हमें जो है वो N = मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ था। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मोल जो दिया हुआ है फर्स्ट वाले में जो XY2 है वो दिया हुआ है 0.1, मास हमें दिया हुआ है कितना यहाँ पे 10 ग्राम। और अब हमें ये इक्वेशन निकालनी है, तो इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमें XY2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं X + 2y लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे इसकी बात हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, X + 2y। इन टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो किस इस टाइप से होगा, मॉलिक्यूलर जो वेट होगा वो इस टाइप से होगा। ये क्लियर हो गया। ओके, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमें जो मिलेगा वो मिलेगा X + 2y = 100, यानी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो निकल कर आएगी। क्लियर है। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन कैसी होगी। सेकंड में हमारे पास जो मोल दिए हुए 0.05 है, वेट हमारे पास 9 है और इस बार X3Y2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3X + 2y हो जाएगा। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास इनको इसी टाइप से निकलेगा, क्यों 3 इंटू इसका जितना भी मॉलिक्यूलर मास है और 2 इंटू जिसका इतना मॉलिक्यूलर मास है, तो इस टाइप से कर लिया। जब हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ लेके जाएंगे
तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो हमारे पास निकल कर आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, 180 निकल कर आएगा। तो एक हमारे इक्वेशन में जो था वो था हमारे पास में x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और एक ये है जहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, 180 है। तो अब क्या करेंगे हम, x यहाँ पे अगर इसको इस साइड रखते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं तो 100 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 माइनस 2y, या फिर यहाँ पे हमें 2y यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ये 2y दिया हुआ है तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस x ले लेते हैं, यही तो हमारे ये पास आएगी, इसको इधर प्लस हो रहे थे इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x, अब यहाँ पे 2y की वैल्यू क्या है, प्लस में 100 माइनस x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 14 निकल कर आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 40 निकल कर आ जाएगी। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 था, तो इसकी जो वैल्यू 40 लगाओगे तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 और y कितना हो जाएगा 30 निकल कर आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा है, x और y पूछा है। x हमारा कितने निकल कर आया था, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे बोला गया कि 40 30 60 40 20 30 या फिर 30 20, तो यहाँ मेरे x निकल कर आया था 40 और y कितना हो गया 30, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया, देखिए If Avogadro number Na change from 6.022 into 10 की पावर 3 to 6.00 into 10 की पावर 20 mole, this would the change। अगर हम एवोगैड्रो की वैल्यू को चेंज करते हैं तो क्या चीज चेंज हो जाएगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस इक्वेशन, द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, या फिर द डेफिनेशन ऑफ मास इन द यूनिट ऑफ ग्राम्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या चीज चेंज हो जाएगी, देखिए सिंपल है, यहाँ पर हमें पास जो है वो इस चीज को चेंज कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को चेंज कर दिया गया तो 6.022 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो हमारे पास जो ग्राम का जो वेट आना चाहिए वो था पहले कार्बन का कितना 12 ग्राम, बट अगर हम इसको चेंज कर दिया है तो यहाँ पे जो वेट निकल कर आएगा वो 10 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या, दिस वुड चेंज क्या कर दिया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे जो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास था वो चेंज हो गया, वो पहले जो 12 ग्राम आ रहा था वो 12 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया था नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम है। देखिए जब मॉलिक्यूल होता है तो हमें सिंपली क्या निकालना पड़ता है, वहां पे जो है वो मोल निकालना पड़ता है, बट कहीं पे भी नंबर ऑफ एटम वगैरह आ जाते हैं तो वहां पे हमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे CO2 है, यहाँ पे अगर हमें केवल ऑक्सीजन के पूछ लेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है एटॉमिसिटी से। इस टाइप के आपने क्वेश्चन देखे थे, बट यहाँ पे हमसे मॉलिक्यूल ही पूछे जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं तो सिंपल सा क्या करना, देखिए 1.8 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है तो वहां पे 1.8 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन में क्या करोगे 18, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 1/10 Na निकल कर आ जाएगा, यानी सिंपल मोल निकालना है। बी में हम क्या करेंगे, देखिए बी में सिंपल क्या करना है 18 अपॉन में जब 18 करेंगे तो ये हमारे पास में सिंपल Na निकल कर आ जाएगा। ओके, यानी केवल 18 मोल सी दिया है तो यहाँ पर हमारे पास 18 Na आ जाएगा, और ये टोटल 18 मोलिक्यूल सी दे दिए हैं, तो ये तो 18 मोलिक्यूल रहे। Na की वैल्यू आपको भी पता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, तो बहुत ज्यादा होता है। और उसी में सबसे ज्यादा जो मोल निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में, तो हमारे यहाँ पर भी ऑप्शन सी बनेगा क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला गया है ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, यहाँ पे देखिए मिक्सचर ऑफ गैसेज दिया हुआ है। अ मिक्सचर ऑफ गैसेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज इन द रेशियो 1:4, यहाँ पे वेट बाय वेट रेशियो दिया गया। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेज इन द मिक्सचर, तो यहाँ पे वेट बाय वेट रेशियो जो है वो 1:4 दिया गया। ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये इनका वेट रेशियो दिया हुआ है। क्लियर है। अब मोलर रेशियो पूछा है, मोलर रेशियो के लिए सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले मोलिकुलर वेट देखेंगे, हाइड्रोजन का कितना होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा टोटल ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। क्लियर है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं 1/2 और इसको भी और डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो हमारे पास रेशियो जो निकल के आना चाहिए वो निकल के आना चाहिए 4/1। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन डी 4/1 रेशियो हमारा निकल कर आएगा, तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे वापस क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे वापस से हमसे क्या पूछ लिया गया है, मॉलिक्यूल पूछ लिया गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो 44 ग्राम CO2 है, तो 44 यहाँ पे वेट दिया हुआ है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होगा, 44 ही होगा, निकाल के देख लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 32 + 12 कितना हो जाएगा 44, तो ये हमारे पास जो है वो 1 मोल निकल कर आ रहा है। ये 48 ग्राम ऑफ O3 है, ओजोन है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 48/40, ये भी हमारे पास कितना निकल कर आएगा 1 मोल निकल कर आएगा। अब 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 8 में यहाँ पे कितना आएगा केवल 2, तो हमारे पास यहाँ पर कितने मोल निकल कर आएंगे 4 मोल निकल कर आएंगे। इसी टाइप से SO2 का जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64/64, तो ये भी हमारे पास 1 मोल निकल कर आएगा। अब सबसे ज्यादा मोल किस में है, इसी में है, हाइड्रोजन वाले में 4 मोल है, बाकी 1 है, तो मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा किसी में होंगे, इसी में होंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 17 में द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस इज। अब सिंपल सा देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया, और मैंने जब ये बोला कि अगर हम नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा तो वहां पे हमें एटोमिसिटी के साथ में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सिंपल है, देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, मोल ही बता दिए गए हैं, तो मोल हमारे पास अगर बता दिए गए हैं तो मोल इंटू एवोगेड्रो नंबर हमारे पास दे दिया गया है, और ट्राई एटॉमिक है तो इंटू 3 कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा 6.02 इंटू 3, ट्राई एटॉमिक है तो यहाँ पर हमारे पास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1.8। क्लियर है, वो कितना निकल कर आएगा 1.806 इंटू 10⁻23, तो हमारे जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, ओके। आप कर भी सकते हो, 1/10 हो गया, ट्राई एटॉमिक एटम है 3 है, और यहाँ पर हमें 6 ये वाला मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, तो 6 इंटू 3 18, यानी 1.8 यहाँ पर ये वैल्यू रह जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वापिस से मॉलिक्यूल पूछे गए हैं तो हमें मोल निकालने हैं। यहाँ पे 15 लीटर दे दिया गया है, तो यहाँ पे STP अगर दिया है तो 15 लीटर बाय 22.4 निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 लीटर दिया है तो यहाँ पे 5 बाय 22.4 कर लेते हैं। 0.5 ग्राम दिया गया है, तो 0.5 ग्राम दिया गया तो 0.5 में यहाँ पर क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। जब इस 0 को हटाएंगे तो 5 में 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है 10 ग्राम दिया गया है, तो 10 में ऑक्सीजन है ना O2, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी निकल कर आएगी, इसकी निकल कर आएगी 15/24। ये तो लगभग 1/4 आ जाएगा, ये भी लगभग 1/4 आ जाएगा, ये लगभग 1/3 आ जाएगा, बट ये अप्रोक्सीमेटली 1 से थोड़ा सा कम आएगा। तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आई है वो इसी की आई है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू यानी हाईएस्ट मोल जो निकल कर आए इसके आए हैं, तो हाईएस्ट मॉलिक्यूल भी इसी में होंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया विच हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 7, अब नाइट्रोजन में जो हमें मॉलिक्यूलर मास देखना है तो 7/28 कर देना है। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2/2 कर देना है। 16 ग्राम ऑफ NO2 है, तो अब NO2 का जो यहाँ पे 16 है, NO2 का कितना निकल कर आएगा, टोटल जो मॉलिक्यूलर मास निकल कर आएगा वो लगभग आ गएगा हमारा 46। उसके बाद में हम लास्ट देखते हैं तो हमारे पास 16 ग्राम ऑफ O2 है, तो 16 में लगभग 32 आएगा। अब हाईएस्ट मोल किस में निकल कर आया, हाईएस्ट मोल हमारे हाइड्रोजन में निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 7/128 है, ये भी लगभग 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, बट ये केवल 1 रहेगा। तो हाईएस्ट मोल अगर यहाँ पे निकल रहा है तो मॉलिक्यूल भी सबसे हाईएस्ट यहाँ पे होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दी गई है, रेडियस यहाँ पे दिया गया है 7 एंगस्ट्रॉम, लेंथ हमारी दी गई है 10 एंगस्ट्रॉम, और Na की वैल्यू ये दे दी गई है। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वायरस, बहुत घुमा फिरा के बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालने पड़ेगा वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर हमें रेडियस दिया गया है, लेंथ दिया गया है, और क्या दिया गया सिलेंड्रिकल वायरस दिया गया है। अब यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी क्या, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। रेडियस दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, तो वॉल्यूम की निकालने के लिए πr² करेंगे। हमें r दे दिया, l दे दिया, रेडियस दे दिया ये वाला, और ये l दे दिया, तो यहाँ पे π × 2 × 10⁻7 22 × 10⁻7, और फिर यहाँ पे ये जो एंगस्ट्रॉम है इसको हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, 7 × 10⁻8, और ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर जो लेंथ है वो है 10 × 10⁻8, ये वाला हमारे पास में सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस टाइप से हमारे पास में वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी। इस टाइप से जब हम करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी, वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी। अब वेट अगर हमें निकालना है तो वेट ऑफ द वायरस, 1 वायरस अगर निकालना है तो वो वॉल्यूम अपॉन में स्पेसिफिक वॉल्यूम,
तो ये जो वॉल्यूम निकल के आएगी जब हम पाई स्क्वायर आर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम निकल कर आएगी वो आएगी 154 इंटू 10 की पावर -23, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दी है ये वाले दी है 6.02 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -2। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जब हम मोलिकुलर वेट निकालने हैं तो यहाँ पर सिंपल इसको कर लेंगे, और इस टाइप से हमारा जब करेंगे इस सारे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 15.4 किलोग्राम। कितना निकल कर आएगा 15.4 किलोग्राम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 15.4 किलोग्राम पर मोल। ये चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा, ये चीज ध्यान से रखना, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मोल निकालेंगे, Na निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ एटोमेटिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमारे पास 4.25 ये दिया गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका कितना होगा 14, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 हो गया, तो 14 3 17, तो ये 17 हो गया। अब Na यहाँ पे लिख लेते हैं। अब नंबर ऑफ एटोमेटिसिटी लिखते हैं क्योंकि हमें एटम्स पूछा है। तो एटम टोटल कितने हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, नाइट्रोजन 1 हो गया, तो 4 हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.25 इंटू 4 तो ये आएगा 17। तो 17/17 Na निकल कर आ जाएगा, यानी 1 एटम। अब 1 एटम में टोटल Na की वैल्यू लगभग हमारी कितनी होती है, वो होती है 6 इंटू 10 की पावर 23। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो चुका होगा आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 है हीमोग्लोबिन कंटेन 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन का वेट है वो 0.334 है। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 67200, यानी जो टोटल मोलिकुलर वेट है हीमोग्लोबिन का वो लगभग 67,200 है। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, यहाँ पे हमसे इससे नंबर ऑफ आयरन एटम्स पूछा है कि वो कितने प्रेजेंट होंगे 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में, और यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया है आयरन का 56। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे आयरन के 1 मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन में, 4 होंगे, 6 होंगे, 3 होंगे या फिर 2 होंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ मास जो है वो दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले वेट ऑफ कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ जो मिक्सचर है, ये जो टोटल मिक्सचर है उसका हमें दिया हुआ है, तो वो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, परसेंटेज ऑफ मास का लगेगा। अब परसेंटेज ऑफ मास में क्या होता है, वेट ऑफ कंपोनेंट जो हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेट नहीं दिया है हीमोग्लोबिन का, हमें केवल परसेंटेज दिया गया है। ओके, उसके बाद में वेट ऑफ मिक्सचर, ये हमें दिया हुआ है वेट ऑफ मिक्सचर, ये टोटल रहा इनटू 100 होता है ये। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हमें वेट ऑफ कंपोनेंट निकालना है, तो ये वेट ऑफ मिक्सचर जो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 100 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या निकालेंगे, वेट ऑफ कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज जो दिया हुआ है वो 0.334 दिया हुआ है, उसके साथ में जो मिक्सचर, टोटल मिक्सचर का जो वेट है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि है 67200 और अपॉन में 100 था, इससे हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो निकल कर आएगा वो टोटल जो वेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 224.448 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, यानी 224 लगभग आप मान सकते हो कि इतना जो है वो ग्राम हमारे पास में वेट निकल कर आया। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, परसेंटेज ऑफ मास वाला लगाया। अब देखिए 56 ग्राम अगर होगा तो यहाँ पे जो एटम है वो 1 एटम ऑफ Fe आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एटॉमिक वेट दिया हुआ है कितना 56, तो हम मोल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो अगर 56 अपॉन में 56 निकालते हैं तो हमारे पास में 1 एटम निकल के आता है, इस टाइप से समझ रहे हो ना। तो 56 ग्राम में हमारे पास केवल 1 एटम निकल कर आएगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास में जो वेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 224 निकल कर आया। तो 224 हमारे पास में वेट निकल कर आ चुका है। अपॉन में मोलिकुलर मास कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितने आएंगे, 4 एटम आएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो चुका होगा आपको। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम दी है और हमसे बोला गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1 लीटर में लगभग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हमें बताना है कि मोल कितने होंगे। तो मोल के लिए सबसे पहले सिंपल से हम इक्वेशन लगा लेते हैं।
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम वाला। जैसे परसेंटेज ऑफ मास था सेम वैसा ही लगेगा। यहाँ पे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें बताना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम टोटल मान के चल रहे हैं कि हमें दिए, तो यहाँ पे परसेंटेज हमें दी है, क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दी है वो कितनी दी है हमें, 1 लीटर ऑलरेडी दी है कि टोटल 1 लीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे दी है और इनटू 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकल कर आ जाएगा, परसेंटेज हमें दे दी है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो परसेंटेज दी थी वो 21 दी थी, टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो 1 है हमारे पास में, क्लियर है। और इससे हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 100 से, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकल कर आ जाएगी, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी आई है, 0.21 लीटर निकल कर आई है। तो इसको हम लीटर को मिलीलीटर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 210 मिलीलीटर ये हमारे पास में हो जाएगी, क्लियर है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, मोल निकालना है अगर एसटीपी पे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो क्या करेंगे, 210 ये टोटल वॉल्यूम हमारे पास दी है, डिवाइड बाय 22400। क्यों लिया है, क्योंकि मिलीलीटर में है। तो अब जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये लगभग हमारे पास में निकल कर आएगा 0.0093 मोल निकल कर आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन इज, यानी यहाँ पे N3 जो आयन है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो या फिर एटम्स निकालना हो तो वहां पे वही फॉर्मूला लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 10th में हमने लगाया था। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे अपॉन में Na। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटोमिसिटी लिखते थे, वहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, बस इतना ही करना है। तो मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। मास हमें यहाँ पे दिया है, ये कितना है 4.2। मॉलिक्यूलर मास हम N3 का निकालेंगे, वो कितना आएगा हमारे पास में 42 निकल कर आएगा, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, उसके बाद में हमें पास इसके पास में हमें टोटल जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। देखिए एक जो नाइट्रोजन एटम होता है, एक नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो 5 × 3 15, तो ये डायरेक्टली हो गए। अब एक यहाँ पे माइनस में इलेक्ट्रॉन एक और है, एक्स्ट्रा है, माइनस का मतलब एक और है, तो +1 यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16 हो गए। तो सिंपल हमें क्या कर देंगे 16। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 4.2 डिवाइड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनटू Na। तो यहाँ पर देखिए 4.2 करेंगे तो ये 1/10 इनटू यहाँ पर क्या आ गया था हमारे पास में, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 इनटू Na। तो ये 1.6 Na आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया था नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 × 10⁻24 CO मॉलिक्यूल्स इज। अब देखिए इसमें बहुत आपको घुमाया गया है। अब घुमाया कैसे गया है मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम CO मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो मोल निकाल लेते हैं, तो हमें मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे हमारे पास में। कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है, ये दिया, इसे डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे 6.02 दिया इंटू 10⁻24, और इससे हम जब निकाल लेंगे 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये हमारे कितना बच जाएगा, टोटल 10 ग्राम आ गया, मोल आ गया हमारे पास, या फिर हम ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं। ये कितना आ गया, 10 ग्राम आ गया। अब देखिए ये तो CO का आया है ना, ये किसका आया, CO का आया है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, केवल 1 है। बट ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ये चीज समझ में आई है ना आपको। यहाँ पे जो हमने जो ये 10 निकाला है ना, तो जट से हम 10 लगा देंगे। बट ये जो 10 आया है वो तो CO में केवल मोनो ऑक्साइड का आया है, यानी सिंगल ऑक्सीजन का आया है। बट हमसे किसका पूछा है, ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का पूछा है, जिसका फॉर्मूला होता है O2। अब भैया जब O2 पूछा है तो यहाँ पर जो डिवाइड है वो किससे हो जाएगा, 2 से। तो जो 10 ग्राम आया था, अब O2 के अकॉर्डिंग अगर हमसे पूछा तो यहाँ पे सिंपल है, डिवाइड हो जाएगा, सिंगल 1 का निकालना तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास निकल के आएगा 10 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया था रेशियो ऑफ CP एंड CV ऑफ ए गैस X इज 1.4, यानी CP अपॉन में CV जो रेशियो दिया हुआ है वो 1.4 आ रहा है, और कोई भी गैस है X।
द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एक्स, हमें बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ पे 11.2 लीटर ऑफ इट इज एनटीपी विल बी, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 11.2 लीटर है तो हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सीपी बाय सीवी क्या, देखिए थर्मोडाइनेमिक्स वाला चैप्टर पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में भी और उसके अलावा फिजिक्स में भी। तो यहाँ पे सीपी बाय सीवी जो रेशियो निकल कर आती है अलग अलग। अब देखिए 1.67 जो रेशियो निकल कर आता है वो निकल कर आता है किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। 1.4 जो निकल कर आता है वो डाई एटॉमिक गैस के लिए, कोई भी डाई एटॉमिक हो सकती है, यानी O2 हो सकती है, H2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, क्लियर है। इसके अलावा अगर 1.33 हो तो वो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए निकल आ सकती है, जैसे O3 हो गया, ओजोन हो गया, इस टाइप से। तो हमें जो सीपी बाय सीवी दिया हुआ 1.4 है, इसका मतलब जो हमारी गैस है वो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की है कि वो डाई एटॉमिक है। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो सिंपल वही जो क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर्मूला लगाया था वापस वही लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मोल्स निकालने, तो 11.2 लीटर दिया है, डिवाइड बाय 22.4 कर लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर जो Na कर लेंगे और उसके बाद में हमारे पास एटॉमिक किससे, डाई एटॉमिक है तो 2 कर लेंगे, ये 1/2 आएगा और फिर इससे ये 2 कट हो जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, Na बच जाएगा। अब Na की वैल्यू कौन सी है, Na की वैल्यू तो पहली तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा गया है इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सिंपल है, हमसे किसका पूछा गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, CO2 के अंदर केवल ऑक्सीजन के एटम पूछे गए। हमें वेट दिया है तो वेट अपॉन में क्या करेंगे हम, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे मोल निकाल लेंगे, ये हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो मास जो गिवन मास है अपॉन में मोलिकुलर मास, ये हमारा आ गया। इनटू एटम पूछा तो Na की वैल्यू तो आनी है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, टोटल 2 है, तो ये आ गया 1/10 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए इस सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 6 अपॉन में 10 इंटू 2, तो ये 1.6 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। अब क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया 1 cc N2 एनटीपी कंटेन, यानी 1 cc का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। अब cm क्यूब, यहाँ पे 1 cc का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अलावा इसको हम 1 ml भी बोल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आता है, 1 ml आता है। अब सबसे पहले एटम्स निकालना है, एटम्स निकालना है तो वही है, सिंपल है। देखिए 1 मिलीलीटर अपॉन में 22,400 कर लेंगे, फिर Na वाला जो है वो 6 इंटू 10 की पावर 23 कर लेंगे, और यहाँ पर जो टोटल एटम्स है वो कितने हैं, 3 है, इंटू 3 कर लेंगे। तो 6 इंटू 3 यानी यहाँ पर हमारे पास में जो 18 अपॉन में 22.44 करके जब वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास ये आएगी। एटम्स वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो सेम उसी टाइप से हम मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए भी सेम इसी टाइप से निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देखने हमें, इलेक्ट्रॉन वाला भी कैसे आएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन में हमें देखना है N2O है। अब नाइट्रोजन के पास में 7 होते हैं, वापस इसके पास भी 7 होते हैं, ऑक्सीजन के पास में भी 8 होते हैं। तो अब वो एटोमिसिटी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे एटम लगाया था, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला जो एटोमिसिटी किस जगह, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, बाकी वही सब हो रहेगा। 1 इंटू 22.400 वापिस वही Na, और इस बार हमारे पास जो टोटल एटम है वो कितने हैं, 22 है। तो इस टाइप से जब इसको करेंगे तो सेम यही वैल्यू हमें निकल कर आएगी, और सेम इसी टाइप से जब मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो सेम वही हमारे पास में मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, देखो सिंपल है भैया, 1 अपॉन में 22,400 और Na कर लेंगे तो यही वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो मॉलिक्यूल निकल कर आ गए। तो इस टाइप से तीनों बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज कॉम्बिनेशन का। अब देखिए जिस टाइप का ये क्वेश्चन दिया है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला वाला, सेम नीट 2021 में आया था, बट इसको लास्ट में करवाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपके सामने, तो ये भी चीज ध्यान से रखना। देखिए सेम इसी टाइप का आएगा 2021 में, पहले बता रहा हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंटल एनालिसिस, कार्बन जो दे रहा है वो 38% है, हाइड्रोजन 9.6% है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना, देखिए टोटल जो है यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब कार्बन का दे दिया परसेंटेज, हाइड्रोजन दे दिया है, ऑक्सीजन नहीं दिया, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए 38 और 9 को, और फिर 100 में से माइनस कर दीजिए, वो किसका निकल कर आ जाएगा आपके पास में परसेंटेज, वो निकल कर आ जाएगा आपके पास में ऑक्सीजन का। किसका निकल कर आ जाएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का लगभग निकल कर आएगा 51। ये चीज क्लियर हो गई, ओके।
अब आगे देखिए, जब ये 51 निकल कर आ रही है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किस टाइप से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आता है वो सब देखिए। पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। अब इनका परसेंटेज देख लेते हैं किस किस का कितना है। कार्बन का लगभग 38 है, हाइड्रोजन का कितना है 9 मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का कितना मान लेते हैं 51 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे वो लगभग 3 आएंगे, यहाँ पर लगभग 9 आएंगे, और यहाँ पर भी लगभग 3 आएंगे, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं मैं, ओके। अब जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 3/3 यहाँ पे कितना आ गया 1, 3/9 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 3/3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 1 आएगा, हाइड्रोजन जो है वो 3 आएगा, और ऑक्सीजन जो है वो 1 आएगा। तो CH3O जो है वो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो CH3O वाला ये आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए, परसेंटेज ऑफ एससी इन पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम, यानी हमें परसेंटेज दी है, एक एंजाइम है पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम में कितना दिया है 0.5% बाय वेट दिया है। कितना दिया है 0.5% बाय वेट दिया है, एटॉमिक वेट इसका इतना दिया है। देन मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज, तो हमें मिनिमम मोलिकुलर वेट निकालना है। सिंपल सा है भैया, हमें ऐसा करना होगा कि अगर ये 0.5% बाय वेट दिया है, बाय मास दिया है, तो आप ये मान सकते हो कि 100 में ये कितना होगा 0.5 ग्राम होगा। अगर टोटल ये जो एंजाइम है वो 100 ग्राम है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एसी है वो कितना होगा 0.5 ग्राम होगा। ये चीज हम एज्यूम कर लेते हैं। ये तो चीज क्लियर हो गई, ओके, क्योंकि ये टोटल मिक्सचर के अंदर ये है, जो हम परसेंटेज ऑफ मास लगा के चीज को निकालेंगे तो वो सेम निकल कर आएगी। अब हमसे पूछा कि 78 ग्राम अगर ये हो जाए, ये टोटल 5 ग्राम में ये इतना है, तो हमें ये बताना है कि अगर ये 78.4 हो जाए तो ये टोटल कितना होगा। बस ये पूछा है हमसे। ये चीज क्लियर हो रही है ना कि 0.5 में ये 100 है, तो ये 78 अगर इसको बढ़ाकर 78 करेंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये टोटल कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, ये हमारे पास 100 में से 5 है तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारे पास में 1000 आ गया। उसके बाद में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 78.4 से। तो ये टोटल जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5/2। तो यहाँ पे हम 200 मल्टीप्लाई बाय 78.4 कर लेते हैं। जब इस सारी कैलकुलेशन को करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 1.568 × 10⁴। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करनी है क्योंकि देखिए 0.3 भी है और यहाँ पर सिंपल भी है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो चुका होगा आपको, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज कौन से फर्टिलाइजर में होगी, एमोनियम सल्फेट में, कैल्शियम साइनामाइड में, या फिर यूरिया में, या फिर एमोनियम नाइट्रेट में। जो एमोनियम सल्फेट होता है, सबसे पहले आपको इनके फार्मूले पता होने चाहिए। जो एमोनियम सल्फेट होता है उसका क्या फार्मूला होता है, एमोनियम सल्फेट का होता है NH4, इसकी होल दी पावर 2, और फिर होता है SO4। ये क्या हो गया हमारा एमोनियम सल्फेट हो गया। कैल्शियम साइनाइड क्या होता है CaCN2। क्लियर है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर यूरिया की, तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2CONH2। क्लियर है। उसके बाद में एमोनियम नाइट्रेट देखते हैं, तो एमोनियम नाइट्रेट का क्या होता है NH4NO3। ये चीज आप याद रख सकते हो, जो मैंने बताया यहाँ पे आप ये लिख भी सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया है, धीरे करके भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता तो। अब परसेंटेज के लिए क्या होगा, सिंपल सा है, टोटल नाइट्रोजन का मास, जो भी यहाँ पे नाइट्रोजन है उसका मास अपॉन में टोटल एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल परसेंटेज आ जाएगी। तो इस टाइप से जब हम निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आएगी वो आएगी यूरिया की। यूरिया की हमारे पास में 46% आएगी, जबकि अगर हम एमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो ये 35% आएगी। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम साइनाइड की बात करें तो ये भी हमारे पास में 35% आएगी, और यहाँ पे एमोनियम सल्फेट की बात करें तो ये लगभग यहाँ पे हमें 21% आएगी। तो सबसे ज्यादा यूरिया में निकल कर आएगी नाइट्रोजन की, कितनी 46%। क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब यहाँ पे नीट 2019 में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर, कितने रिक्वायर होंगे टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ एमोनिया थ्रू द हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस में क्या होता है, एमोनिया बनाते हैं, किससे बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके एमोनिया बनती है।
तो इन्होंने बोला कि 20 मोल ऑफ अगर हमें एमोनिया बनानी है तो कितने मोल ऑफ जो हाइड्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन लगाएंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर NH3 एमोनिया बनाएंगे। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो ये 6 हो गया, तो ये 3 हो गया। अब ये कह रहा है कि जो एमोनिया में हमें 20 मोल मिल रहे हैं, तो अब यहाँ पर कितने बनेंगे, देखो यहाँ पर ये हमारे पास में 10 बनेंगे और ये हमारे पास में कितने लगेंगे, 30 लगेंगे। तो हमसे यही पूछा था कि हमारे पास किसका पूछा है, हाइड्रोजन का पूछा है। अगर हाइड्रोजन का पूछा है तो 30 आएगा, केवल नाइट्रोजन का पूछते हैं तो 10 आता। तो यहाँ पर हमसे किसका पूछा गया है, हाइड्रोजन का, तो 40, 10, 20 या फिर 30, तो आंसर आ जाएगा 30। क्लियर है। क्वेश्चन 33 है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, यानी हमें मोलिलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की यहाँ पर। क्लियर है। हमारे पास जो मोल्स है वो दिए गए हैं, 2 मोल्स यहाँ पर हमारे पास दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास दिए गए हैं। गिवन दैट द मोलिकुलर मास NaOH 40 ग्राम है, तो हमें क्या निकालनी है, मोलिलिटी निकालनी है। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, किसके दिए गए हैं, सोल्यूट के, अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए हमें यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कहीं नहीं दिया गया, ये तो हमें दिया गया है कि ये 2 दिया गया है यहाँ पर, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया, हमें यहाँ पर डेंसिटी दी गई है। अब हम कैसे निकालेंगे वेट ऑफ द सॉल्वेंट, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं कितना है, 1 लीटर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 मिलीलीटर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। अब अगर हमें मास ऑफ द सोल्यूट निकालना है, क्या निकालना है, मास ऑफ द सोल्यूट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मास ऑफ सोल्यूट, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने, द डेंसिटी ऑफ 2 मिलीमोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, यानी हमें मोलिलिटी बतानी है सॉल्यूशन का। यहाँ पे 2 मोल सॉल्यूशन दिया गया, NaOH का डेंसिटी दी गई है 1.28 ग्राम। अब देखिए मोलिकुलर मास भी दिया गया, तो सिंपल हमें क्या निकालनी है, मोलिलिटी निकालनी है। मोलिलिटी का फार्मूला क्या होगा, मोलिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया है, ये तो हमें दिया गया, ये 2 दिया गया यहाँ पर, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें पता चल जाए तो क्या आ जाएगा, हमारी मोलिलिटी आ जाएगी। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1 लीटर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 1000 मिलीलीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो हमें डेंसिटी दे रखी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर देते हैं। डेंसिटी हमारे पास में कितनी की दी गई है, 1.28, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितनी, 1000 सॉल्यूशन की निकाल रहे हैं अभी हम, सॉल्वेंट की नहीं है। सॉल्वेंट की कब निकलेगी, जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा टोटल, उसमें से अगर हम सोल्यूट माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट बच जाएगा। अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो ये हमारे पास हमारे 1280 ग्राम। अब ये जो 1280 ग्राम आया है, ये क्या आया है, ये आया है मास ऑफ सॉल्यूशन आया है। क्या आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी दी गई थी हमारे पास में। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। अब मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का सिंपल सा ये तरीका है, अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो जो मोल दिए गए हैं, मोल मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, मोलिकुलर मास, क्योंकि मोल क्या होता है, जो गिवन मास होता है अपॉन में मोलिकुलर मास ही होता है। तो अब मास दिया नहीं है, मास निकालना है सॉल्यूट का, तो मोल अपॉन में मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास हमें दिया है 40, तो यहाँ पे मोल जो है क्या, मोल 2 है इंटू 40 कर लेते हैं। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट में सिंपल सा क्या होगा, जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1280 माइनस 80 कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगा, 1200 ग्राम। अब देखिए 1200 ग्राम आया है, अभी भी क्या आया है, 1200 ग्राम आया है।
बट हमें जो चाहिए किलोग्राम में चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1.2 किलोग्राम हो जाएगा। अब अगर हमें मोलिलिटी है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे 1.2 से, तो वो मोलिलिटी में हमारा जो है ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 1.2 किलोग्राम आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली निकल कर आएगा 1.6, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1.6 मोल। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास में दिए गए हैं, एक फॉर्मिक एसिड दिया गया है और एक हमारे पास में क्या दिया गया है, ऑक्जेलिक एसिड। इट ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे H2SO4 से कंसंट्रेटेड करके यहाँ पे इसके साथ में ट्रीट किया जा रहा है। द इवोल्व्ड गैसेज मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पैलेट। अब जब वहाँ पे वो जो गैसेज है उसको KH के साथ में पास किया जा रहा है। वेट इन ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एज STP, यानी कौन सा प्रोडक्ट बच जाएगा जब हम क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ में क्या करेंगे, पास आउट बनाएंगे, और ऑक्जेलिक एसिड को भी जब बनाएंगे और फिर उनको KOH से पास करेंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बच जाएगा और कितना बच जाएगा। सिंपल है, कितना प्रोडक्ट बच जाएगा। तो सिंपल सी सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, देखिए HCOOH, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है। इसको जब हम H2SO4 से पास करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे COOH की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको जब भी हम H2SO4 से पास करेंगे तो यहाँ पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगी, H2O भी मिलेगा, बट एक प्रोडक्ट और मिलेगा, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो KOH होता है, ये बायोलॉजी के अंदर भी आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस वाले में, जो KOH होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो आपका KOH होगा वो क्या कर लेगा, CO2 और H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। बट क्या हमें यही निकालना है, जी नहीं, हमें ये निकालना है कि कितना बचेगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितना बचेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास में जो कि फॉर्मिक एसिड वाली, उससे हम मोल निकालेंगे। तो मोल के लिए क्या होगा हमारे पास, देखिए HCOOH दिया हुआ है और यहाँ पर ये इसका जो टोटल ग्राम वेट दिया हुआ है वो 2.3 है। अब इसका यहाँ पर क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2.3 है, अब इसका टोटल हम निकाल लेते हैं। तो ये जो टोटल निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 46 आएगा। 46 से इसे जब हम डिवाइड करेंगे 2.3 से, ये हमारे पास में मोल निकल कर आएंगे 0.05। यानी जितने प्रोडक्ट के अंदर होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास में, जो हमारे रिएक्टेंट में जितने मोल है उतने ही किस में होंगे, प्रोडक्ट्स में होंगे। तो जो हमारा CO प्लस H2O बन रहा था, इनके पास में भी कितने होंगे, 0.5। क्लियर है, ओके। उसके बाद में हमारे पास जो COOH के पावर 2 जो था, वहां पर जब हम मोल निकालते हैं और उसके अंदर हमारे पास में जो टोटल वेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4.5 ग्राम। अब यहाँ पे अगर टोटल 4.5 ग्राम है और इसमें जब निकालेंगे तो सेम यही हमें पास में मोल निकल कर आएंगे 0.05। ये चीज आपकी क्लियर होगी, ओके। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज में हमें क्या हो रहा है, एक जगह जो CO है, एक इक्वेशन में CO है वहां पर भी 0.5 है, दूसरी जगह जो CO आ रहा था वहां पे भी 0.5 है। बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा वाटर था वो तो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, बट ये 0.5 और 0.5 जो है ये मोल बच गए। तो ये मोल बच गए तो 0.05 प्लस 0.05 जब आप करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 5 5 10 0, क्लियर है, 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 आएगा। तो ये 0.1 जो मोल है वो हमारे पास में CO बच गया। बट अब भी हमारे पास में जो वेट है वो नहीं निकल कर आया टोटल। तो जो CO है उसमें जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है, मोलिकुलर मास यहाँ पे होगा कितना, 28। CO का कितना होता है, 28 होता है। 16 प्लस 2 कितना होता है, 28 होता है, 12 सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मोल कितने हैं 0.1 है और हमारे पास मास कितना है 28 है। तो हमारे पास ये जो टोटल निकल के आएगा वो 2.8 ग्राम निकल कर आएगा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग वेट होगा जो होगा 2.8 और किसका होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन द 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद द 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए हमें ये बोला गया कि AgNO3 है उसको मिक्स कर दिया जा रहा है NaCl के साथ में और प्रेसिपिटेट का बताना है कि कितना मास आएगा। सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास में, AgNO3 है प्लस NaCl है। जब इसमें मिक्स करेंगे तो हमारे पास में AgCl आएगा और यही प्रेसिपिटेट करेगा। इसके अलावा क्या आएगा, NaNO3।
क्लियर है। ये हमारे पास में इक्वेशन निकल के आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल जो है उसको निकाल लेंगे। किसको निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। बट मोल के लिए अभी हमें पहले क्या चाहिए होगा, पहले हमें चाहिए होगा मास। बट यहाँ पे दिया है परसेंटेज और वॉल्यूम, तो वहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दी है। अब देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दी है, तो उससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, वेट हमें नहीं पता है बट वॉल्यूम हमें पता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी दे दी गई है 15, और ये टोटल जो परसेंटेज है वो कितनी है 16.9। तो हम यहाँ पे पहली बार में क्या करेंगे, सिंपल है, वेट हमें पहले वाले का पता नहीं है, क्लियर है। वॉल्यूम हमें 15 ml दी है, परसेंटेज हमारे पास में 16.9 अपॉन में 100 करें क्योंकि ये परसेंटेज को हटा दिया है यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो वेट निकल के आएगा वो आएगा 8.45 ग्राम। क्लियर है। अब इस 8.45 ग्राम जो है वो किसका निकल कर आया, AgNO3 का। अब AgNO3 का टोटल जो मास निकल कर आ गया, जो गिवन मास है, अपॉन में जब हम मोलिकुलर मास करेंगे जो कि 169 आएगा, तो हमारे पास में मोल निकल कर आ जाएंगे, और मोल आएंगे हमारे पास में 0.05 यहाँ पर। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ओके। सेम है NaCl का निकाल लेंगे। NaCl के सेम हमें मास नहीं पता, 15 ml है, ये 5.8 है, 5.8 को हटा के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, परसेंटेज हटाइए तो 100 कर देते हैं, और इसको जब निकालेंगे तो ये हमारे सामने निकल कर आएगा 2.9 ग्राम। कितना आएगा, 2.9 ग्राम। ये आ गया हमारे पास में मास किसका, AgNO3 का। अब वापिस से मोल निकाल लेते हैं तो वही 2.9, और हमारे पास में मोलिकुलर मास आएगा 58, यहाँ पे मोल निकालेंगे वो भी आएगा 0.05। क्लियर है। जब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ चुका है, मोल निकल कर आ चुके हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, AgCl3 जो है वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा, और वही तो जो है वो प्रेसिपिटेट करके क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और हमें निकालना किसका, मास ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर देखिए जो AgCl का प्रेसिपिटेट है, तो टोटल जो मोल निकल कर आए हैं जो कि बनेंगे वो 0.05 है। अगर यहाँ पे देखिए सेम वही फार्मूला लगेगा, कौन सा, मोल वाला। मोल इज इक्वल टू जो मास दिया होता है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ये निकालना है। मोल हम निकाल चुके हैं, मोलिकुलर मास से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा जो प्रेसिपिटेट किया है। ये फार्मूला बार बार चल रहा है, इस चैप्टर में ये सबसे ज्यादा चलता है। तो यहाँ पर सिंपल है, मोल हमने निकालने हैं कितने, 0.05, और यहाँ पे AgCl जो 3 है, जो AgCl है, जो AgCl है यहाँ पर देखिए Ag का 105 है और Cl का यहाँ पे 35 है, तो इसको जब काउंट कर लगे तो ये लगभग 142 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा 0.05 को मल्टीप्लाई कर लो 142 के साथ में, ये अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम निकल कर आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 36 देख रहे हैं। मैं आपको ये जो सॉल्यूशन है वो डिटेल में करवा रहा हूँ, इसलिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। इन्होंने बोला है कि 20 ग्राम जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सैंपल डीकम्पोज, वो डीकम्पोज होता है ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी वहां पर 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी। अब परसेंटेज प्योरिटी यानी ये जो निकल रहा है 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कितना परसेंटेज ऑफ प्योरिटी में निकल रहा है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दिस सैंपल। अब सिंपल देखिए यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट की, सॉरी यहाँ पे हमें बतानी है कि प्योरिटी कितनी आएगी। तो सिंपल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है यानी आपका MgCO है। यहाँ पर वो जब डिकम्पोज हो रहा है तो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो वो CO2 दे रहा है, प्लस में क्या दे रहा है, MgO दे रहा है। हमें यहाँ पर जो परसेंटेज प्योरिटी है वो MgCO की निकालनी है। सिंपल है, ओके। अब देखिए इन्होंने कहा कि ये जब 20 ग्राम हो रहा है, तो यहाँ पर जो हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हीट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये कुछ CO2 दे रहा है, और यहाँ पर ये MgO भी दे रहा है। MgO कितना दे रहा है, देखिए सिंपल देख लेते, MgCO ये जब हो रहा है तो यहाँ पे CO2 प्लस MgO। अब यहाँ पर इसका टोटल मोलिकुलर मास जो होता है वो 84 ग्राम होता है। यहाँ पर MgO का जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे कितना, 40 ग्राम। अब देखिए इन्होंने कहा है कि जब 20 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है, क्या 20 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है, तो वो यहाँ पर जो है वो कितना बनाएगा। देखिए जब 84 हो रहा है तो वो बना रहा है 40 ग्राम, जब 84 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है तो वो बना रहा है 40। तो अगर ये 20 हो रहा है तो कितना बनाएगा, सिंपल है देखिए, अगर ये 20 डिकम्पोज हो रहा है तो पहले जब 40 बना रहा है तो 84 डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 84 कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा
कि जब 84 ग्राम डिकम्पोज हो रहा था तो 40 बना रहा था, समझ में आ रहा ना। अब ये 20 अगर डिकम्पोज होगा तो ये कितना बनाएगा, तो इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 9.5 अप्रोक्सीमेटली, इतना ग्राम जो है वो लगभग बनाएगा। बट हमें तो बताना है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। देखिए बना तो ये इतना रहा है, कितना 9.52 ग्राम, बट इन्होंने कहा क्या है कि ये 8 ग्राम बना रहा है। तो अब यहीं से तो परसेंटेज प्योरिटी निकलेगी। परसेंटेज प्योरिटी का क्या है, जो गिवन मास मतलब दिया कितना है भाई, बना इतना रहा है, एक्चुअल में बना कितना रहा है, एक्चुअल में 9.5 बना रहा है, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना निकल कर आएगा, ये हमारे पास में लगभग निकल कर आएगा 84%। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 84%। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। When 22.4 liter of hydrogen is mixed with the 11.2 liter of chlorine, each at STP the mole of HCl formed। तो यहाँ पे बोला गया कि हाइड्रोजन प्लस Cl2 और इससे हम बना रहे हैं HCl, यहाँ में ये 2HCl बनेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल पहले मोल निकाल लो। ये 22.4 को डिवाइड करोगे 22.4, ये हमारा इनिशियल में कितना आ रहा है 1 मोल आ रहा है। अब क्लोरीन का निकालते हैं 11 पॉइंट डिवाइड बाई 24, यहाँ पे ये आएगा 1/2 यानी 0.5 मोल आ रहा है। अब हमें बताना है कि HCl कितना बनेगा। देखिए यहाँ पर ये 1 मोल लग रहा है, देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से जो इक्वेशन है वो बिल्कुल इक्वलाइज है। ये 1 मोल लग रहा है, ये 0.5 मोल लग रहा है, तो ये तो कंप्लीट कंज्यूम लग जाएगा। तो ये जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये 0.5 मोल ही बनेगा। अब यहाँ पर सिंपल है, देखिए 0.5, अब यहाँ पर बट है कितने, ये डबल बट रहा है, तो 2 इंटू 1.5 करेंगे तो ये हमारे पास में कितना निकल कर आएगा 1/2, ये 1 मोल बनेगा। ये 2 मोल नहीं बनेगा, ये इक्वेशन जो 2 दे रखी है कि ये 2 मोल बन जाएगा, नहीं बनेगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यहाँ पे कौन, क्लोराइन। क्लोराइन का केवल हाफ मोल बन रहा है यहाँ पे, ये चीज समझ में आ रहा है। तो हाफ मोल का मतलब है कि यहाँ पर ये केवल एक ही क्लोरीन बनेगा, और एक ही क्लोरीन बनेगा तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे यूज होगा, और ये टोटल HCl केवल 1 बनेगा, 2 नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ HCl जो है वही फॉर्म्ड हो पाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन वापिस से इन्होंने कहा है, देखिए 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो मैग्नीशियम है उसको बर्न करें ऑक्सीजन के साथ में इन ए क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। अब इसमें से कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा और कितना बचेगा। इन्होंने देखिए इक्वेशन क्या बताते हैं, इक्वेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में इन्होंने ये कहा है, देखिए कि मैग्नीशियम जो है वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, बना रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन्होंने कहा है कि ये जो 1 ग्राम बर्न होता है, ओके, और ये कितना हो रहा है 0.56 ग्राम। अब ये क्लोज वेसल में हम इनको बर्न कर रहे हैं। यहाँ पर ये टोटल मास इसका दे दिया है, इसका टोटल मास दे दिया गया है। अब इन्होंने पूछा है कि कितना बच जाएगा और कितना रह जाएगा और कौन सा जो है वो एक्सेस में है। तो सिंपल सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये 1 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन में यहाँ पे जो मोलिकुलर मास होगा वो कितना होगा 24, ये हमें 0.56 दिया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं 32 से डिवाइड। तो ये हमारे पास में मोल निकल कर आ गए, कितने आ गए मोल। इसका जो mg का मोल निकलेगा वो हमारे पास में निकलेगा 0.0416, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका जो मोलिकुलर जो मोल निकलेगा वो निकलेगा 0.0175। अब बनेगा MgO। अब आपको सिंपल समझ में आ रही है, यहाँ पे MgO बन रहा है, कितना बन रहा है 2 बन रहा है, क्यों, क्योंकि Mg2 है O2 है, तो ये बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये 0 था इनिशियल में, फाइनल में सबसे कम मोल किसमें है, मोल ऑक्सीजन में कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एक्सेस में बचेगा कौन, मैग्नीशियम। यहाँ से क्लियर हो रहा है, ओके बिल्कुल सही है। अब कितना बन जाएगा, तो ये 2 मोल बनेगा ना, तो 2 इंटू 0.175 ये टोटल बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके और इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो उतना बच जाएगा, उतना मोल बच जाएगा मैग्नीशियम। क्लियर है, क्योंकि प्रोडक्ट तो इतना ही बन पाएगा। तो 175 को मल्टीप्लाई करके 2 से जब यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कैलकुलेशन निकल के आएगी वो 0.0066 निकल कर आएगी। इतना जो मोल है, इतना मोल ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास बच जाएगा। अब इतना मोल बचा है तो वापस वही मोल वाला फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलिकुलर मास। मास हमें निकालना है तो मोल इंटू मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 0.0066 को मोलिकुलर मास कितना है 24 है, तो जब इसको करेंगे तो 0.16 और क्या निकल कर आएगा मैग्नीशियम। अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास में जो 38 पॉइंट है। सबसे पहले हमारे पास में क्या बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा, ऑक्सीजन तो हमारे पास में बचेगा नहीं, और वो भी कितना 0.16, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है
6.02 into 10 की पावर 20 molecule of urea are present in 100 milliliter of its solution. The concentration of solution, हमें यहाँ पे कंसेंट्रेशन निकालनी है. सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं, फिर कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे. तो यहाँ पे मोलिक्यूल्स दिए गए 6.02 into 10 की पावर 20, क्लियर है. और हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है 10 की पावर 23. तो हमारे पास में जो मोल्स निकल कर आएंगे वो आएंगे 0.001, या फिर ऐसे बोल सकते हो 10 की पावर -3. किसी भी बोल सकते हो, या तो ये आएगा या फिर ये बात एक ही होती है. क्लियर है. ये हमारे सामने निकल कर आ चुका है. अब यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम दी है. तो सिंपल है. अब यहाँ पे क्या है, मोल निकल कर आया है, उसको हम वॉल्यूम से क्या कर लेंगे, मोलेलिटी निकालनी है ना हमें. तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, बट इन लीटर होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए, लीटर. तभी तो कंसंट्रेशन निकल के आएगी. मोलेलिटी यहाँ पे तो कंसंट्रेशन तभी तो निकल के आएगी. नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो हमारे 0.001 थे, बट सॉल्यूशन जो है वो हमें किस में दिया है, 100 मिलीलीटर. तो अगर 100 मिलीलीटर को लीटर में करेंगे तो ये 1000 कर देते हैं. इसको यहाँ से काट देते हैं, और ये करेंगे तो ये 0.01 m आ जाएगा. तो 0.01 वाला आंसर हमारे पास में एक ऑप्शन डी, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर है. ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या पूछा गया, देखिए. इन एन एक्सपेरिमेंट इट शो दैट 10 मिलीलीटर ऑफ 0.05 solution of chloride required 10 millimole of 0.1 molarity solution of AgNO3. Which of the following will be the formula of the chloride? X stand for the symbol of the element other than the chloride. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी है और हमें ये बताना है कि जो यहाँ पर Cl वाले के साथ में ये जो X है ये क्या है, मतलब कैसे बनेगा. ये जो क्लोराइन के साथ में ये जो इक्वेशन बनेगी ये कैसे बनेगी. तो सिंपल है. सबसे पहले हम मिलीमोल निकाल लेंगे. किस किस के मिलीमोल निकालेंगे, एक तो क्लोराइड के निकालेंगे और एक AgNO3 के निकालेंगे. क्यों, क्योंकि हमें जो ये X वाला है ये हमें पता ही नहीं है और ये चीजें हमें दी है. देखिए क्लोराइड का हमें यहाँ पे दिया गया है सिस्टम. तो यहाँ पर हम मोलेरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, जो वॉल्यूम दिए, और हमारे पास में क्या आ जाएंगे, मिलीमोल निकल कर आ जाएंगे. तो सिंपल है. यहाँ पर इसको सबसे पहले 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 0.5 जो है वो मिलीमोल निकल कर आ जाएंगे. AgNO3 में भी डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे 0.1 को 10 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीमोल 1 निकल कर आ जाएंगे. हमारे पास में जो क्लोराइड वाला है वो 0.5 है और यहाँ पे जो हमारे पास AgNO3 वाला है वो 1 है. इसका मतलब क्या हो गया, AgNO3 वाले जो मोल्स हैं वो डबल है. क्या है, डबल है. तो सिंपल हम लिख लेते हैं HCl2 प्लस में AgNO3. अभी हमें नहीं बैलेंस किया. उसके बाद में हम बात लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl बनेगा और X, उसके बाद में NO3 बनेगा. अब देखिए हमारे पास में ये कितने हैं, ये 1 है और ये कितना है, केवल हमारे पास में 0.5 है. तो यहाँ पर ये डबल है. क्लियर है. तो ये सिंगल रह जाएगा, ये डबल है तो ये सिंगल रहेगा. 2 AgNO3. अब यहाँ पे भी 2 AgCl होना चाहिए. तो Cl हमारे पास में हो चुका है, 2 Ag हो चुका है. NO3 जो है वो भी हमारे यहाँ पे डबल हो चुका है. तो ये X यहाँ पे ये रह जाएगा. तो ये XCl2 वाली जो इक्वेशन है वो आ जाएगी. तो XCl2 वाली हमारे पास में है ऑप्शन बी. क्लियर हो गया. ओके, तो 41 क्वेश्चन है. 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is dissolved in the enough water to make 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन. यानी यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट कितना है, 25.3 ग्राम है. ये डिजोल्व होता है और यहाँ पर जो है इनफ वाटर के अंदर कितना बनाता है सॉल्यूशन, 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाता है. इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली, मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो हमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन बतानी है कि वो कितनी होगी. यानी सिंपल हमें मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है. अब मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि हमें मोलरिटी निकालनी है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे. अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट है वो डिसोसिएट होगा किसके अंदर, सोडियम और हमारे कार्बोनेट आयंस के अंदर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं क्या, यहाँ पर इक्वेशन निकालते हैं. इक्वेशन के बाद क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे. क्लियर है. ओके, तो देखिए मोलरिटी निकालनी है ना हमें. मोलरिटी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मोलरिटी में क्या होता है, मोल्स होना चाहिए हमारे पास में, और देन क्या होता है, वॉल्यूम किसके अंदर, लीटर के अंदर. तो यहाँ पे हमें मोलरिटी तो पूछी है, तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा मोल्स. अब मोल्स में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर वेट दिया गया है कितना, 25.3 ग्राम. अब सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर
सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। तो 25.3, अब टोटल यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर मास होगा वो होगा 105। तो इस टाइप से हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा मोल्स। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम इन द लीटर, बट यहाँ पे किस में दी है, मिलीलीटर में दी है। तो यहाँ पर जो अगर हम मोलरिटी निकालेंगे, ये तो हो गया हमारा मोल्स। अब अगर हमें वॉल्यूम्स लेनी है अपॉन में कितनी, इन द लीटर, बट ये क्या दी है, मिलीलीटर में, इनटू 250, और यहाँ पर जो लीटर में करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। जब इसको सारे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, मोलरिटी निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 0.955। ये मोलरिटी किसकी निकल कर आई है हमारे पास में, सोडियम कार्बोनेट की। अब देखिए सिंपल हमने मोल्स निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले Na2CO3 को हम डिसोसिएट करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 सोडियम मिलेंगे और प्लस में 1 कार्बोनेट आयन का आयन मिलेगा। तो अगर ये 1 मोल है तो ये हमारे पास 2 मोल है और ये 1 मोल है। तो हमने जो सोडियम कार्बोनेट की जो मोलरिटी निकाली है, कंप्लीट जो हमें दिया गया था, उससे हमने क्या देखा, वहां जो मोलरिटी आई है वो केवल 1 मोल आई है। तो यहाँ पर बट सोडियम वाले जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, डबल बन रहे हैं, और कार्बोनेट वाले कितने बन रहे हैं, सेम ही बन रहे हैं, 1 मोल ही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पे सोडियम की बतानी है। तो सोडियम में क्या होगा, 0.955 आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब ये डिसोसिएट हो रहा तो यहाँ पे ये कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.90, ये वाला आएगा 1.90, और जबकि कार्बन का क्या हो रहा है, केवल 1 मोल रह रहा है, तो मतलब सेम मोलरिटी रहेगी, तो ये वो रहेगी 0.9। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 46 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विल बी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि हमारे पास में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाता है H2O। क्लियर है? ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बनेगी तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, और यहाँ पर भी 2 मोल है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो हम पहले निकाल लेते हैं मोल्स। अब देखिए मोल्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे मोल्स निकालते हैं, जैसे वेट दिया उस हिसाब से। तो यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया है तो 10 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो टोटल इसका H2 का जो मास होता है, मोलिकुलर मास, वो 2 होगा, तो यहाँ पर हमें 5 मोल मिलेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का निकालते हैं, ऑक्सीजन का क्या होगा, हमें कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। ऑक्सीजन का जब मोलिकुलर मास निकालेंगे वो कितना होगा, 32 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 मोल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे 2 मोल आ रहे हैं, यहाँ पे 5 मोल आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब एक ऑक्सीजन, जो सिंगल ऑक्सीजन से यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बन रहे हैं। बट हमारे पास यहाँ पर देखिए जब 2 मॉलिक्यूल हुए, टोटल कितने मॉलिक्यूल बने, हमारे पास में 2 ही मॉलिक्यूल हुए, यानी 2 मोल हुए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो वाटर बन रहा है उसके कितने मोल हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे, इससे डबल हो जाएंगे। सिंपल है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस कितना होगा, 4 मोल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 में हमसे पूछा गया how many moles of lead chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of lead oxide and 3.2 gram of HCl। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास में है लेड ऑक्साइड। सबसे पहले क्या है, हमारे पास में लेड ऑक्साइड है, रिएक्शन इन बिटवीन हो रही है किसके बीच में, लेड ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में, यानी HCl के बीच में। और क्या बन रहा है हमारे पास, लेड क्लोराइड बन रहा है, और उसके साथ में क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया कि हमारे पास में जो लेड क्लोराइड के जो मोल है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए सिंपल से यहाँ पे हमें जो वेट है वो दिया गया है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल मोल्स निकालते हैं। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड का जो मोल दिया गया है वो 6.5 है। इसका टोटल जो हमारे पास में मोलिकुलर मास आएगा वो 244 निकल कर आएगा। इसी तरह यहाँ पर हम देख लेते हैं 3.2 हमारे पास में ग्राम दिया गया है, इसका जो टोटल मोलिकुलर मास आएगा वो 6.5 आएगा। जब हम मोल निकालेंगे तो लेड ऑक्साइड के जो मोल आएंगे वो आएंगे 0.029, और यहाँ पर हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 0.087, यानी इससे लगभग ट्रिपल निकल कर आएंगे। तो यहाँ पे जो जिसके कम मोल है इसका मतलब वही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो हमारे पास में लेड ऑक्साइड वाला जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जितना ये बनेगा उतना ही तो लेड क्लोराइड बनेगा, जितना लेड ऑक्साइड है उतना ही बन पाएगा। तो ये हमारा कितना है, 0.029 मोल है। तो हमारा जो लेड क्लोराइड है वो भी कितना बन पाएगा, 0.029
0.029 ही बन पाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया था मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट बाय द होल प्रोसेस। अब ये पूरे प्रोसेस में होता क्या है, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो कार्बन के साथ में रिएक्शन करता है, फिर वहाँ पे एल्यूमिनियम अलग निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकलता है। अगर मैं यहाँ पर इसके रिएक्शन लिखूँ तो यहाँ पे ये क्या होता है, कार्बन जो है वो Al2O3 के साथ में कंबाइन करता है, क्या बनता है, एल्यूमिनियम अलग बनता है और हमारे पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग बनता है। जब हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, सिंपल से समझिए। 3 कार्बन जो है वो 4 एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करें। यहाँ पे 3 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमसे पूछा क्या है, देखिए द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम, यानी जब ये 270 किलोग्राम बन जाएगा तो उस टाइम पे ये कार्बन कितना लगेगा। तो सिंपल उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है वो बनाता है, वो किससे बनता है, वो बनता है 3 मोल ऑफ कार्बन से। किससे बनता है, 3 मोल ऑफ कार्बन से, यानी 3 मोल ऑफ कार्बन हो गए तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बन जाएगा। अगर वहीं पे हमें 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 मोल ऑफ कार्बन जो है वो लगेंगे। तो अभी हमें मोल तो निकल गया है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मास निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, पहले क्या निकालते हैं, मोल ऑफ एल्यूमिनियम निकालते हैं। मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हमें किलोग्राम में दिया हुआ है, 270 किलोग्राम वेट दिया हुआ है। अब देखिए 270 किलोग्राम दिया, उसको ग्राम में करेंगे तो 270 इंटू 1000 ये हो गया हमारा ग्राम में। अपोन में मोलिकुलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27। तो ये निकल कर आएगा 10⁴ मोल। कितना निकल कर आएगा, 10⁴ मोल निकल कर आएगा। अब देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर हमारे पास में जो है वो 10⁴ मोल निकल कर आया, बट हमारे पास में जो टोटल कंज्यूम हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंज्यूम हो रहा था वो हो रहा था 3/4 मोल ऑफ द कार्बन। 3/4 मोल ऑफ कार्बन जब हम एक एल्यूमिनियम बना रहे थे, पर टोटल बन रहे थे 4 मोल। तो हमारे पास में टोटल कितना कार्बन कंज्यूम होगा, तो वो 3/4 तो ये हो गया, क्लियर है। और हमारे जो निकाला था मोल वो कितना था, 10⁴ मोल निकाला था। अब हमें एटॉमिक मास जो निकालना है, जो मास जो कंज्यूम होगा कार्बन का, तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 9, और इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा लगभग 9⁴। ये हमारे पास इतना ग्राम आया है, बट किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 90 किलोग्राम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया हमसे, मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, डेंसिटी दी गई है और हमसे मोलरिटी पूछी गई है। तो सिंपल है, जब डेंसिटी दी और मोलरिटी पूछी हो तो क्या करना पड़ता है, मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन में मोलर मास, बस इतना फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डेंसिटी हमें दी है, मोलर मास दिया, यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या होगा, मोलरिटी दे दी है, क्या मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ये दिया गया है। तो हमें मोलर मास मोलर मास तो हमें पता होना चाहिए HCl का कितना होगा। तो सिंपल है, हमें मोलरिटी अगर निकालनी है तो सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी हमें दे दी है, डिवाइड बाय कर देना है मोलर मास। तो 1.17 है मोलर मास, HCl का कितना होगा 360.5। यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास में, इसको हमें लीटर में करना है, सॉरी किलोग्राम में करना है, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हमारे पास टोटल जो निकल कर आएगा वो आएगा 32.5। यहाँ पर 32.5 मोलरिटी जो है वो हमारी निकल कर आ जाएगी मिलमोल। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 32.5 वाला, ये वाला 32.05। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 देख लेते हैं। 46 में क्या बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट डीकंपोजिशन ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ BaCO3। अब यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास में जो BaCO3 है वो कम्प्लीटली जब डीकम्पोजिशन होता है तो वहां पे कितनी वॉल्यूम ऑफ CO2 हमें मिलेगी, ये हमें बताना है। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर BaCO3 जब कंज्यूम होगा तो एक हमें मिलेगा बेरियम का ऑक्साइड और एक हमें मिलेगा CO2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोल निकालेंगे। अब यहाँ पे इसका मोल जो 1 मोल में, यहाँ पे 1 मोल और ये भी 1 मोल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप रिएक्शन जो है वो बिल्कुल हमारे पास में बैलेंस्ड है।
तो सबसे पहले मैं 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3 दिया, यानी इसका मोल निकाल लेते हैं। तो जितना इसका मोल बनेगा उतना ही तो CO2 का मोल बनेगा, सिंपल है। ओके, तो मोल निकालने के लिए क्या होगा, 9.85 अपॉन में मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास BaCO3 का कितना होता है, 197। ये हमारे पास में लगभग निकल कर आएगा 0.05 मोल। अब 0.05 मोल है, इसका मतलब CO2 भी कितना बनेगा, 0.05 मोल ही बनेगा। बट हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है इन द लीटर। तो सिंपल है, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, जो मोल आया है। तो 0.05 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 से, तो हमारे पास आंसर आएगा जाएगा क्या, 1.12 लीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया इन द रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास में ये रिएक्शन दी गई है कि 4NH3 है, 5 ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और फिर यहाँ पे H2O बन रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ एमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मेड टू रिएक्ट द कंप्लीशन। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, अगर इसके 4 मोल लग रहे हैं, इसके 5 मोल लग रहे हैं, तब ये रिएक्शन जो हो रही है। बट अगर हमसे ये बोल दिया है कि हम 1 मोल ऑफ एमोनिया मानते हैं, तो अगर 1 मोल ऑफ एमोनिया में कितना रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन का, देखिए 1 मोल ऑफ एमोनिया में हमारे पास में जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी होगी, 5/4। तो यहाँ पर टोटल जो लगेगा वो 1.25 मोल यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है। बट वहीं पे अगर हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए हमें कितना लगेगा, 4/5। क्लियर है। तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा 0.8 मोल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन है, क्योंकि वहां पे 0.8 लग रहा है, इसको 1.2 लग रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है कि ये जब एमोनिया यहाँ से बनेगा तो ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और फिर भी कुछ एक मोल जो है वो एमोनिया के बच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP ऑन ट्रीट विद द डाइल्यूट H2SO4। इन्होंने कहा है कि जिंक कितना लगेगा अगर हमें हाइड्रोजन बनाना है और हम H2SO4 के साथ डाइल्यूट करें, यानी जिंक को H2SO4 के साथ में डाइल्यूट किया जा रहा है, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। ये तो हमें क्लियर है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया कि 224 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन जो है उसके लिए हमें कितने जिंक की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये रिएक्शन जो है वो हमारी सिंपल है, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस रिएक्शन है, तो यहाँ पर होगा क्या, एक जिंक में एक हाइड्रोजन जो है वो लग रहा है, सिंपल है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 हम निकाल लेते हैं मोल, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें निकालना है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम दी गई है वो केवल 224 दी गई है। इसका मतलब क्या है, 224 डिवाइड बाय हम क्या कर लेते हैं, 224। क्लियर है, 22400। अब मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में लिख दिया गया। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1/100, यानी 0.01 हमारे पास मोल निकल कर आता है कि इतना मोल जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो इतने ही मोल की जिंक देख लेते हैं कितनी लगेगी, तो 0.01। अब मोलिकुलर मास से हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोलिकुलर मास कितना होता है, 65। तो 65/100 यानी 0.65। तो हमारे पास में 0.65 जो ग्राम है वो क्या लगेगा, जिंक लगेगा। तो आंसर यहां से हमारा आ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब हम देख लेते हैं 49 क्वेश्चन। 49 में बोला गया एट STP द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर विल बी नियरेस्ट टू। हमसे डेंसिटी पूछा गया है। अब डेंसिटी के लिए सिंपल क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मोल और CCl4 का हम जो है वो मास लिख लेते हैं और 1 मोल का जो है वो क्या लिख लेते हैं, वॉल्यूम लिख लेते हैं। 1 मोल अगर हमें मास लिखना है, इसका मतलब इसका मोलिकुलर मास लिख लेते हैं। तो मोलिकुलर मास 154 होगा और इसकी वॉल्यूम जो 1 मोल पे होगी वो कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास में कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा हमारे पास में डिवाइड करने के बाद में 6.87 ग्राम पर लीटर। ये डेंसिटी हमारे पास में निकल कर आएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। अब हम देखेंगे 2021 और 2022 के क्वेश्चंस।
ओके अब ये हम देख रहे हैं 2021, ये किसका क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था सेम इसी टाइप का 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 78% कार्बन है और रिमेनिंग जो है वो हाइड्रोजन है। राइट ऑप्शन फॉर द इंपीरिकल फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी यहाँ पर दे दिया गया और हमें इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। सिंपल है, ये कार्बन हो गया, ये हमारे हाइड्रोजन हो गया। कार्बन की परसेंटेज कितनी है हमारे पास में, 78% है। हाइड्रोजन की 100 माइनस 78 करेंगे तो कितना आ गया, 22% आ गया। अब यहाँ पर इसमें जो अगर हमें मोल निकालना है, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके जो एटॉमिक वेट है उससे डिवाइड कर देंगे। कार्बन का 12 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा लगभग 6.5 और ये हमारे पास रह जाएगा 22। अब जो छोटी वैल्यू होती है उससे इनको डिवाइड करते हैं, तो 6.5 को 6.5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास में आएगा 1 और 22 को जब 6.5 से डिवाइड करेंगे ये लगभग 3.3 आएगा। इसका मतलब क्या है, कार्बन हमारे पास 1 है और हाइड्रोजन लगभग 3 है, तो आंसर आ जाएगा CH3, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है? ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास में नीट 2022 का क्वेश्चन। इफ 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट देयर इज, तो यहाँ पे हमें मोलर सॉल्यूशन दिया गया, इसका मतलब है मोलेलिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोलेलिटी की बात कर रहा है। मोल्स हमें दे दिया गया है, हमसे सॉल्वेंट पूछा कि वो लगभग कितना होगा। तो देखिए मोलेलिटी की बात करें जब हम, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो कि हमें दे दिया गया है 0.5 है, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो सिंपल हम यहाँ पे इक्वेशन लगा लेंगे। अगर किलोग्राम में होना चाहिए तो यहाँ पर ये जो है वो वैल्यू कितनी है, 0.5 है, और यहाँ पर ये जो है वो किलोग्राम में हम मान के चल रहे कितनी है, ये 1 किलोग्राम में है। तो तभी हमारे पास में मोलेलिटी आएगी, 1 किलोग्राम में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 1000 ग्राम में जब करेंगे तो अपॉन में 10 कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 500। अब ये ग्राम में होगा, मिलीलीटर में नहीं होगा, ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो 500 ग्राम आया, तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन 2। तो ये सब कुछ इस वीडियो के लगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।